तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम देखते हैं कि उन दोनों का अटैक का पावर इतना ज्यादा होता है कि जिससे वहाँ पूरा घर ही टूट जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उसके चेहरे पे अपने पैर रख देता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ कहने का शब्द है? मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ अंतिम शब्द कहने दूंगा। तो वो बोलता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये सब कुछ का अंत होगा? भले ही तुम मुझे अभी मार दो, पर तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। तो हमारा एमसी कहता है क्या तुम बस इतना ही कहना चाहते हो? तो गिलफामा कहता है कि मैं कर से देता हूँ, तुम और तुम्हारे सभी सबऑर्डिनेट दिन के अंदर तक मर जाओगे। तो हमारा एमसी गहरी सांस लेता है और कहता है क्या ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं? सच में कितना बेकार है, बस काफी है, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने अपना स्वord घुसेड़ कर उसको मार दिया होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ये मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा जोखिम भरा था। ये नॉर्मल बात नहीं है कि सुप्रीम मास्टर एक ही समय में दो अलग अलग डेमोनिक मार्शल आर्ट टेक्निकों का यूज कर सकते हैं, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास कोई डिवाइन वेपन भी होगा। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आपने स्पीड एब्जॉर्बिंग लॉन्ग स्वॉर्ड को ऑब्टेन कर लिया है। और हमारा एमसी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि ओ क्या ये नया स्किल है? तभी हमारे एमसी के पीछे से आवाज आती है कि ओ माय गॉड, और हमें एक सफेद बाल वाला का बंदे दिखाया जाता है। वो कहता है कि क्या लाइव आश्चर्य से भरी नहीं है? मैं सोच रहा था कि अभी अभी इतना जोरदार विस्फोट किस रीजन से हुआ। तो ये बात सुन के हमारा एमसी पीछे मुड़ता है, एकदम हैरान हो जाता है। वो बंदा कह रहा होता है क्या ये डेमोनिक कल्ट के अंदर किसी प्रकार का विद्रोह है? हमारा एमसी ये देख के एकदम हैरान और चौंक जाता है और अपने मन में कहता है मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरे कट्टर इनिमी की सूची में गिलफामा के साथ सबसे ऊपर है। और मैं दिखाया जाता है ये और कोई नहीं जोंग म्यूंगू होता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुमने गिलफामा को क्यों मारा? हमारा एमसी कहता है कि ये तो जोंग म्यूंगू है और अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि गिलफामा के अंतिम शब्द महज एक खोखली धमकी नहीं थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जोंग युंगू कहता है हमारे एमसी से क्या तुमने सुना? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम छोटे डेमन कल्ट के बदमाश। तो हमारा एमसी कहता है कि तो फिर माउंट टू सेक्ट और फर्स्ट डिसाइपल के बीच जो बिहेवियर हुआ है उसे देखते हुए शायद ये सब इतना आश्चर्यजनक नहीं है। उनके रिश्ते में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। मैं स्वाभाविक वॉइस कैसे कर सकता हूँ? और उससे कहता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है मेरा नाम क्या है? मैंने उसे मार डाला क्योंकि उसने एक गंभीर गलती की थी। फर्स्ट डिसाइपल ने तो बस उसे ही उसके लिए उत्तरदायी ठहराया अपने लाइफ के साथ। वो तुम्हारे बीच हुए समझौते को बहुत गंभीरता से लेता है और अपने मन में कहता है शायद मैं जोंग म्यूंगू को मना सकूं कि वो मुझे जाने दे। तो जोंग म्यूंगू कहता है कि ये बहुत बड़ी डिपेकल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेमन कल्ट में इतना लापरवाह होगा कि दूसरे सेक्ट के अपने ही संपर्क में आए पर्सन की हत्या कर देगा। तो हमारा एमसी घबराते हुए कहता है तुमने सेक्ट के मानदंडों के आधार पर डेमोनिक कल्ट का मेंशन मत करो। तो क्या हुआ? क्या अब तुमने अपना मन बदल लिया, या क्या तुमने गिलफामा के प्रति एक विशेष लगाव विकसित किया है? तो वो कहता है कि क्या यहाँ के लोग तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं सिखाते? क्या तुम डेमन कल्ट के कमीने लोग अपने इस गंदे कल्ट में एक दूसरे को मार डालोगे? आगे आते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं अपने डिसाइपल के लिए मुआवजे की मांग करता हूँ जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है। अगर डेमन कल्ट इस मामले को आसानी से न संभाल लेता तो हम इतने वॉरियर नहीं खोते। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ मुझे इसकी जानकारी है, मैं तुमको अश्योर कर सकता हूँ। रोमियोंगो कहता है कि मैं इस महीने के अंत तक इंस्ट्रक्टर के लिए 300 डेमन वॉरियर को चाहता हूँ। अगर तुमने फर्स्ट डिसाइपल के ऑर्डर पर गिलफामा को मार डाला तो मैं अनुमान करता हूँ कि तुम उसके उत्तराधिकारी हो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम उन्हें कहाँ से लाते हो, बस हमें कम से कम 300 वॉरियर भेज दो। ये हमारे सेट की आधिकारिक मांग है। क्या यह स्पष्ट है? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ सर, जैसी आपकी इच्छा। तो वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब है क्या तुम सच में मुझे इस महीने 300 वॉरियर भेजोगे? क्या तुम्हारे पास ये वादा करने का अधिकार है? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। अगर मैं सोचूं तो गिलफामा का काम संपर्क और वार्ताकार दोनों के रूप में कार्य करना था। और उससे कहता है कि मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हारे अनुरोध के बारे में अपने हायर को सूचित करूंगा। और अपने मन में कहता है कि जब भी उन दोनों के कोई सौदा तय किया तो प्रोबेबली उनके जोंग के बीच काफी सौदेबाजी हुई होगी। मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं उसे वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊँ तो वो चाहता है तो ये अजीब क्यों लगेगा। बेहतर होगा कि मैं इस बातचीत को जल्दी से खत्म कर दूं। हम जितनी देर तक बात करेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वो मुझे झूठ बोलते हुए पकड़ लेगा। और हमारा एमसी उससे कहता है कि डेमन कल्ट को भी हाल ही में काफी गंभीर नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो जोंग मिंगू कहता है कि बहुत बढ़िया, मुझे खुशी हुई कि तुम में से कुछ डेमन कल्ट के लोग कम से कम समझदार तो है। ऐसा लगता है आज मेरी
तुम्हारी जर्नी सही रही। तो हमारा एमसी कहता है कि सच में खैर मुझे अब जाना चाहिए। अगर हम इस महीने तुम्हारे पास 300 वॉरियर भेजे तो तुम्हें सारा काम करना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। तो जोंग युंग कहता है कि वैसे मेरे यंग डेमन कल्ट के फ्रेंड और कुछ बताओ। और हमारे एमसी के एकदम सामने आ जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में फर्स्ट डिसाइपल के सबऑर्डिनेट में से एक नहीं हो? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो बोलता है कि मैंने अपने समय में कई डेमन कल्ट वॉरियर को मार डाला है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे पहचाना नहीं। और फिर भी जैसे ही तुमने मुझे देखा तुमको पता चल गया कि मैं कौन हूँ। तुमने मुझे पहले कहाँ देखा है? तो हमारा एमसी डरते हुए कहता है कि मैंने तुमको एक बार तुम्हारे एक चित्र से पहचाना था। डेमन कल्ट हमें सिखाता है कि तुम हमारे सबसे बड़े खतरे में से एक हो। तो जोंग युंग कहता है कि बहुत अच्छे झूठ नहीं बोलते हो। जिस मोमेंट तुमने मुझे देखा तुम्हारी क्यूआई चैनल फैल गया और तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो गई। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम मेरी उपस्थिति से सरप्राइज थे। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि शिट, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वह मुझ पर विश्वास करता है। तो जोंग युंग अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं? तो हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम मुझे जाने दो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि माउंट हुआ सेक्ट को तुम्हारे खोए हुए सभी मेंबर के लिए कोई गुना मुआवजा दिया जाए। तो बोलता है कि दरअसल मैंने तो कुछ और भी बेहतर के बारे में सोचा था। मैंने सुना कि डेमन कल्ट के हेड के रूप में चोनमा की सिचुएशन के लिए डिसाइपल के बीच सख्त संघर्ष चल रहा है। अगर मैं तुम्हें मार डालूं और तुम्हारी बॉडी फर्स्ट डिसाइपल के पास ले जाऊं, मुझे यकीन है कि मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा इनाम मिलेगा। तो हमारा एमसी अपने हाथ को कट करता है और कहता है कि ऐसे सिचुएशन में तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। और अपनी आंखों में लगाते हुए कहता है कि मुझे बस उससे लड़ना होगा। और तेजी से बढ़ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे एमसी के स्वord को दो ही उंगली से पकड़ लिया होता है और हमारे एमसी को पीछे ढकेल लेता है और हमारा एमसी पीछे हट जाता है। जोंग युंग भी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि क्या तुम हमला करने जा रहे हो? तो फिर इस बार में तुम्हारे पास क्यों ना हूँ? और हम देखते हैं वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं इस फाइट को किसी भी तरह नहीं जीत सकता। और हमारा एमसी वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए कहता है कि मैं अपना टूल बॉक्स नहीं खोल सकता क्योंकि मैं टेक्निकली रूप से बैटल में हूँ, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर मैं उसे नहीं हरा सकता मुझे कम से कम अगली बार की तैयारी करनी होगी। जोंग युंग हमारे एमसी को देखते हुए कहता है क्या तुम मेरी प्रेजेंस में किंग ऑन टेक्निक का यूज करने का साहस कर सकते हो? कितना मनोरंजक है। और वो भी वहाँ से गायब हो जाता है और हमारे एमसी से कहता है कि देखते हैं तुम उससे बच सकते हो या नहीं। हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहाँ से भाग रहा होता है और हमारे एमसी के पीछे जोंग युंग होता है और हमारे एमसी से वो कहता है कि अपनी ओर देखो, तुम एक डरे हुए छोटे कुत्ते की तरह अपनी पूंछ को पैरों के बीच दबाकर भाग रहे हो। क्या ये सच में सबसे अच्छा काम है जो तुम कर सकते हो? और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक स्काई टेक्निक का यूज करके हमारे एमसी पे अटैक करता है और कहता है कि ये बहुत पैथेटिक है। तभी हमारे एमसी मिस्ट्री ऑफ फ्लो एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देख के जोंग युंग कहता है कि तुमने मेरी एनर्जी ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर दिया। और जैसे ही वो बोल रहा होता है तभी हमारा एमसी विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करके उस पर अटैक कर रहा होता है। तो जोंग युंग कहता है कि ये छोटी मोटी चालों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि खैर बेकार तो नहीं है ये, और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तरकीब बाकी है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस पर अटैक कर देता है जिससे वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जोंग युंग नीचे धंसा पड़ा हुआ होता है। ये देख गुस्से में बोलता है कि तुम छोटे कमीने। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, सीक्रेट चैम्बर आउट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी आता है और अपने सारे सामान वहाँ रख देता है और कहता है ये आखिरी जगह है जहाँ मैं छिपाना चाहता था, लेकिन मुझे डाउट है कि कोई भी डिवाइन वेपन के लिए किसी बाहरी घर की खोज करने के बारे में सोचेगा। ये सबसे अच्छा प्लेस है। और अपने मन में कहता है कि अब जबकि जोंग युंग ने मुझे निशाना बनाया है मैं यहाँ से जिंदा नहीं बच पाऊंगा। अगर मुझे मरना ही है तो कम से कम इनको तो बचा ही लूंगा। कैसी जिंदगी है मेरी, मैं जो भी करता हूँ हमेशा वापस बाहरी घर में ही पहुँच जाता हूँ। और हमारा एमसी बाहर आता है तभी कोई कहता है कि अच्छा तुम यहाँ हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोंग युंग भी आ जाता है और कहता है क्या तुमको ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आएगा? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि अगर कोई आए तो तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, तो फिर तुम चुपचाप बाहर क्यों नहीं निकल जाते? लगता है तुम्हें पता है कि सीक्रेट रास्ते कहाँ है। इससे पहले जो भी हंगामा हुआ उससे ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक है। तो जोंग युंग कहता है कि तुम्हें सच में किसी भी चीज का कोई सुराग नहीं है। चाहे मैं डेमन कल्ट में कितनी भी अशांति पैदा कर, मुझे पकड़ा नहीं जाएगा। मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं देख रहा हूँ ये शर्म की बात है। अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो कम से कम इसे दर्द रहित बनाओ, शायद तुम मेरा गला काट सकते हो। ये बात सुन के वो कहता है कि यही तो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन अब जब तुमने ऐसा पूछा है तो मैं ऐसा और नहीं करना चाहता। और गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और मरने से पहले तुम्हें हर्ट करूंगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ओ भी तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? खैर जो भी हो आगे बढ़ो और जैसा चाहो ऐसा करो। तभी हमारा एमसी खुद देख के हैरान हो जाता है और वो अपने गोल्डन बेल्ट को देखता है और कहता है कि मैं गोल्डन बेल्ट को आउट हाउस में रखना भूल गया। तभी उसे कहता है कि अरे रे रुक जाओ। तो वो बोलता है कि बहुत देर हो चुकी है बच्चे। तभी हमारा एमसी गोल्डन बेल्ट को फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी का सर वो काट दिया होता है और हमारा एमसी
फिर से पास्ट में आ जाता है और अपने मन में कहता है कि अरे यार, मुझे उस एहसास की आदत कभी नहीं पड़ेगी। भले ही उसने मेरी मौत को दर्दनाक बनाने की बात कही थी, लेकिन कम से कम उसने मुझे एक ही झटके में मार डाला। ये मेरा लास्ट लाइफ है और इसके बाद कोई मुझे सेकंड चांस नहीं मिलेगा। मुझे सावधानी से चूज करना होगा। सिस्टम पे देखते हुए कहता है कि अगर मैं पहली पर्सन चुनता हूँ तो गोनमा मुझे 3 रास्ते देगा। मुझे ये तो बॉडीगार्ड बनना होगा या सीक्रेट वॉरियर, क्योंकि मैंने अभी तक इनमें से कोई रास्ता नहीं चुना है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इनसे मेरे बचने की संभावना बढ़ जाएगी। वो दोनों मेरे लिए पूरी तरह से अनचार्टेड टेरिटरी है। मेरे लिए सभी वेरिएबल संभव नहीं है, लेकिन मुझे इन रास्तों में से एक को तो चुनना ही होगा। वैसे भी ये दोनों ही खतरनाक रास्ते हैं। मैं दूसरे रास्ते के साथ जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डिवाइन वेपन होगा। अगर मैं किसी तरह अपने लिए दूसरा वेपन प्राप्त कर लूँ तो भी मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपने सभी सबऑर्डिनेट के लिए दोबारा डिवाइन वेपन प्राप्त कर पाऊंगा। इस बारे में सोचने पर शायद मुझे बस जोंग से बचना है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गोनमा के सीक्रेट वॉरियर उसी समय अदर मंडपों में तैनात थे, लेकिन रेड इंपीरियल पवेलियन में ग्यूसामा और जोंग के साथ मेरी फाइट के बावजूद क्रिम्सन डेमन पैलेस ने किसी भी वॉरियर को नहीं भेजा। और फिर भी वहाँ वॉरियर को भेजना सबसे ज्यादा समझदारी भरा कदम होता, क्योंकि यह महल के सबसे पास में पवेलियन है। जोंग एक एब्सोल्यूट मास्टर हो सकता है, लेकिन अगर डेमन कल्ट के अंदर से वॉरियर का एक समूह अचानक कार्रवाई पर उतर आए तो उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। और मैं उस अपॉर्चुनिटी का यूज अपने मिशन को पूरा करने के लिए कर सकता हूँ। जब तक मैं पर्याप्त रूप से तैयार हूँ और ज्यादा हंगामा करने से बचता हूँ तो मैं ये अवश्य कर सकता हूँ। इससे बात सुलझ गई। मैं इस रास्ते के साथ जा रहा हूँ। मैं गोनमा के रेसिडेंट पर वापस आ गया हूँ। ये लगभग उस समय की बात है जब मैंने टोरियंग माँ को बचाने का काम पूरा कर लिया था। मुझे पिछले अध्याय से जो भी कुछ चाहिए था वो सब मिल चुका है, इसलिए मुझे इस बार इसका अपने लाभ के लिए यूज करना होगा। मैं पहले जैसी गलतियां नहीं कर सकता दोबारा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ लॉर्ड गोनमा आता और कहता है कि ओ, तुम यहाँ हो कैप्टन सियोली, तुमने मिशन पूरा कर लिया, कांग्रेचुलेसन। तो हमारा आंसी कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया लॉर्ड गोनमा, लेकिन मुझे डर है कि मेरे स्वार्थी बिहेवियर के कारण जोखिम उत्पन्न हो सकता है। अगली बार मैं और ज्यादा सावधानी बरतूंगा ताकि यह मेक श्योर हो सके कि इस प्रकार का खतरा दोबारा ना हो। तो बोलता है कि बहुत बढ़िया। और हमारा आंसी कहता है कि बाय द वे माय लॉर्ड, मैं आपके बॉडीगार्ड बनने के ऑफर के बारे में सोच रहा था। तो ये बात सुनकर लॉर्ड गोनमा कहता है कि और तुमने डिसीजन क्या लिया? तो हमारा आंसी कहता है कि वेल, और भी एक गंभीर प्रॉब्लम है जिसका समाधान मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। वो बोलता है कि ये क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं अपने बॉडी में चेंजेस महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ मास्टरी तक पहुँचने से संबंधित हो सकता है। मेरे मास्टर ने मुझसे कहा कि अगर मैं आग और बर्फ की टेक्निक के बीच संतुलन हासिल कर लूँ, मैं मास्टरी के एक नए लेवल पर पहुँच जाऊंगा। इसलिए मैंने वैसे ही किया जैसे उसने कहा था। लेकिन जैसे जैसे मुझे सिल्वर स्पीड यूनिट के इल्वंसो स्कूल के मूल्य के बारे में गहरी समझ हासिल हुई, फाइनली मैंने एक ट्रू स्कूल के एडवांस मास्टर की टेक्निक सीख ली। तो ये बात सुनकर लॉर्ड गोनमा कहता है कि क्या? तुम्हारा आंसी कहता है और इतना ही नहीं, अब मैं अपने अपर बॉडी में भी नेचर की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। एज अ रिजल्ट मैं अब अपने एनर्जी केंद्र में डेमोनिक मार्शल आर्ट का विस्तार नहीं कर सकता। तो ये बात सुन के वो कहता है लेकिन ये इम्पॉसिबल है। और हमारा एमसी से कहता है कि क्या तुम मुझे एक पल के लिए अपना हाथ दे सकते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। और हमारा एमसी अपना हाथ देता है और वो चेक करने लगता है। और हमारे एमसी से कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, कैप्टन सियोली तुम आखिर हो कौन? हमारा एमसी कहता है कि ईमानदारी से कहूँ मैं पूरी तरह से मेक श्योर नहीं हूँ। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम नहीं जानते होगे दो डेमोनिक मार्शल आर्ट टेक्निकों के साथ एक ट्रू स्कूल टेक्निक कैसे विकसित हो सकती है। तो हमारा एमसी कहता है कि यही रीजन है कि मैं अपने प्रस्ताव का तुरंत जवाब नहीं दे सका। मैं खुद ही इस समस्या का समाधान करना चाहता था, लेकिन मुझे आगे का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अभी मेरा बॉडी एक चिंगारी की तरह महसूस हो रहा है जो अचानक किसी भी दिशा में उड़ सकती है। मुझे विश्वास नहीं देखा मैं इस राज्य में आपके लिए कोई मिशन पूरा कर पाऊंगा। तो हमारे एमसी से लॉर्ड गोरमा कहता है कि अच्छा ऐसा है, तुम्हारे लिए अकेले इस सिचुएशन से निपटना कठिन रहा होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि माय लॉर्ड को चिंता में डालने के लिए मुझे माफ करिएगा। जब हम इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, क्या आपके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ है? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम्हें सिखाने के लिए। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि गोनमा एक डिवाइन डेथ स्टार है जिसके पास मार्शल आर्ट के लिए एक उपहार है। ऐसे किसी पर्सन के लिए किसी भी टेक्निक को एक बार देखना ही उसके मूल्य को समझने के लिए पर्याप्त है। शायद गोनमा को पता होगा कि क्या करना है। तो हमारा एमसी उससे कहता है मैंने इस सब्जेक्ट पर हर जगह विचार किया जहाँ तक मैं सोच सकता था, और मैंने एक ऐसी चीज के बारे में सीखा जिसे पावर बीम के नाम से जाना जाता है, जो आपकी इंटरनल क्यूआई को स्ट्रॉन्ग करती है और आपको अपनी इन और यांग एनर्जी को ज्यादा बैलेंस करने की परमिशन देती है। और अपने मन में कहता है कि मैं सोच रहा था कि क्या ये मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। तो लॉर्ड गोरमा कहता है कि एक पावर बीन, ये सच में कोई बुरा विचार नहीं है। ये निश्चित रूप से डेमोनिक मार्शल आर्ट टेक्निक की कमी को दूरी करने का एक तरीका हो सकता है। क्या तुमने टाइजी के बारे में सुना है? और उसको बताता है कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इन और यांग जो सभी पदार्थों के मूल हैं एक साथ बंद हो जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। टाइजी तुमको अलग एनर्जी के फ्लो का दोहन करने और
उन्हें एक साथ मिलाने की परमिशन देता है। मुडान ताइजी ठीक यही सिखाती है। अगर डेमोनिक कल्ट बहुत पावरफुल है, फिर भी हमने एक बार मुडान सेक्ट की इफ टेक्निक का यूज किया था, लेकिन डेमोनिक मार्शल आर्ट की कठोर और हिंसक प्रकृति इसे ट्रू स्कूल के मानसिक टेक्निकों के लिए अनुपयुक्त बनाती है। सच में जिन वॉरियर ने ये टेक्निक सीखी, उनकी डेमोनिक मार्शल आर्ट एबिलिटी इतनी क्षीण हो गई कि फाइनली उन्हें बेकार समझा गया और यूजलेस भी माना गया। सियोली, क्या तुम जानती हो कि मैं किस सेक्ट से संबंधित हूँ? ये रेडिकुलस हो सकता है, लेकिन मैं मुडान सेक्ट का एक मेंबर हुआ करता था। तो हमारा एमसी भी चौंक जाता और कहता है कि क्या? वो बोलता है कि ये देख के लग रहा है तुम सरप्राइज हो। हाँ, मैं एक समय मुडान सेक्ट से रिलेटेड था। जब मैं यंग था तो मुझे एक बहुत ही उज्जवल और प्रतिभाशाली वॉरियर माना जाता था, लेकिन जब ये ज्ञात हुआ कि मेरा प्रतिभा एक डिवाइन डेथ स्टार होने से स्टीम्ड है, तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था। एनीवे, बाद में मेरे अतीत के बारे में बात करने की अवसर मिलेंगे, तुम यहाँ आओ। और हमारे एमसी को एक बुक देता है और कहता है कि इसे ले लो। हमारा एमसी पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि मुडान सेक्ट की एक कंप्लीट गाइड रिस्टोरेटिव क्वाई ब्रीथिंग टेक्निक है। ये इसे ताइजी मेंटल टेक्निक कहा जाता है।